इंडिया में ना बहुत सारे नए फैशन ब्रांड्स आ रहे हैं। अब ब्रांड्स आ तो रहे हैं मगर उनके जो फाउंडर्स हैं ना, उन्हें पूरे ब्रांड को चलाते कैसे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, ब्रांड की पीआर कैसे करें। तो अलग एक बात सोचो कि जब भी किसी से हम पूछते हैं, किसी बच्चे से, आपके 11th और 12th के जो बच्चे की आपका फेवरेट डिजाइनर कौन, वो बोलते हैं सब्यसाची या मनीष मल्होत्रा। तो ये फैशन डिजाइनर है ही नहीं, ये फैशन एंटरप्रेन्योर्स है। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हमने कुछ बनाया और कॉपी हो गया और वो डिसहार्टन हो जाते हैं। तो उसके लिए व्हाट सजेशंस डू यू गिव? सो थिक स्किन से भी ज्यादा आई वुड से कि इस चीज के ऊपर शोध मचाओ। Okay. अपनी ब्रांडिंग को और बड़ा करो। अगर मुझे लगता है कि एक एलिमेंट को किसी अच्छे डिजाइनर ने कॉपी उसमें दिखाई दे रहा है, वो उसने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मैं तो मार्केटर हूँ, मैं फुल शोर में चाहूंगा। ठीक है, अब उस बड़े डिजाइनर को बेचारे को आके लिखना पड़ेगा कि नहीं भाई हमारी इंस्पिरेशन का पार्ट है, वो भी आपको फेमस करेगा, वो भी फेमस करेगा। तो इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ पे चीजें इतनी जल्दी कॉपी हो जाती हैं, वहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? लोग आर्टिस्ट से इंस्पिरेशन लेते हैं। अगर उन म्यूजियम ने देख लिया तो आपने 100 करोड़ रुपए का धंधा किया, वो पूरा आपको उनको देना पड़ेगा। कौन से ऐसे फैशन वीक्स हैं जिसमें एक प्रोबेबली नॉन डिग्री होल्डर को भी अलाउ कर देते हैं वहाँ? जैसे इंडियन फैशन जो वीक्स है ना, चाहे वो लैक्मे का हो चाहे वो FDCI का हो, के अंदर कॉलेज से भी ज्यादा ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो बिजनेस है वो 2 साल से चल रहा है। न्यू डिजाइनर्स नहीं जा सकते। न्यू डिजाइनर्स को कि यार तुमको मैं शो तो नहीं दूंगा। सोलो शो का ये सीन है कि सोलो शो करते हैं बड़े डिजाइनर, वो पैसे नहीं देते। तो कितना पैसा लगता है एक फैशन वीक में रजिस्टर करने के लिए? देखो अब अगर वो 3x3 का एक स्टॉल है, सो यू हैव टू पे। आजकल 3D फैशन शोज चल रहे हैं, मेटावर्स आ गया है। इज इट ट्रू कि आने वाले टाइम में ये फैशन शोज और ये सब बंद हो जाएंगे? अक्सर जब हम अपने ब्रांड को मार्केट में एस्टैब्लिश करने की सोचते हैं, एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आता है, क्या हमारा ब्रांड बाकी सभी ब्रांड से अलग होगा या जस्ट अनदर ब्रांड बन के रह जाएगा? क्या आपको लगता है कि एक ब्रांड की आइडेंटिटी यूनिक बनाने के लिए बस क्रिएटिविटी काफी है? आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ यूनिक ब्रांड इमेज और इसके क्या पिलर्स हैं, क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू मेक अ सक्सेसफुल फैशन ब्रांड। साथ ही जानेंगे फैशन की दुनिया में एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो डेवलप करके कैसे आप बिग ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करके कोलैबोरेट करके वहां से भी अर्न कर सकते हैं। सो मैं पॉडकास्ट पे आज इनवाइट करने वाली हूं गौरव मंडल को, जो एक ब्रांड बिल्डिंग कंसल्टेंट है और साथ ही फैशन पोर्टफोलियो एक्सपर्ट है। इस पॉडकास्ट को आप तक लाने के लिए हमें मदद की पर्ल एकेडमी ने, जो कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है फॉर डिजाइन एजुकेशन इन इंडिया। गौरव मंडल पर्ल एकेडमी से एसोसिएटेड हैं और अगर आप अपनी फैशन और डिजाइन डिग्री पर्ल एकेडमी से लेना चाहते हैं तो हम जानेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन पर्ल ऑल्सो इन टुडेज एपिसोड। इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें बिकॉज बहुत कुछ ऐसा है जो आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। और गलती से भी इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा ताकि इतनी ज्ञान भरी बातें और फैशन रिलेटेड नॉलेज आपकी फीड पे ना दिख सके। सब्सक्राइब नाउ एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले वो आपकी फीड में दिखे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गौरव, क्रिएटिव करियर पॉडकास्ट सीजन 1 में आपका बहुत स्वागत है। Thank you so much for inviting me. I'm so happy. First of all, Palak, like ever since I know you, तुम इतनी driven हो। कॉलेज में भी you were at the top, and then उसके बाद तुमने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। I'm being a big fan of your YouTube videos. We always used to discuss, me and my wife, and now coming to your studio, I think the way you have done this up, it's like so inspiring. थैंक यू सो मच। कमिंग फ्रॉम यू रियली मीन्स अ लॉट। सो स्टार्ट करने से पहले एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहती हूँ, आप हमारे बच्चों को दें। इंडिया में ना बहुत सारे नए फैशन ब्रांड्स आ रहे हैं। अब ब्रांड्स आ तो रहे हैं मगर उनके जो फाउंडर्स हैं ना, उन्हें पूरे ब्रांड को चलाते कैसे है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, ब्रांड की पीआर कैसे करें। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच इंडियन फैशन ब्रांड्स आर फेसिंग. So our agency is working on that. So yeah, that is my current role and I'm also a teacher. तो मुझे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है where I talk about fashion as business, not as a creative career but a business. जिससे कि मैं लोगों को ये बता दूं कि yes creativity इसके अंदर है मगर it is called a creative business. तो प्लीज़ बिजनेस के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। पलक एक बात सोचो कि जब भी किसी से हम पूछते हैं, किसी बच्चे से, आपके 11th और 12th के जो बच्चे की आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन है, वो बोलते हैं सब्यसाची या मनीष मल्होत्रा।
तो ये फैशन डिज़ाइनर है ही नहीं, ये फैशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। राइट। तो ये एक बड़ा मिथ है कि डिज़ाइनर्स को लगता है कि ये बड़ा एक क्रिएटिव काम है, ऐसा है नहीं। वो फैशन एंटरप्रेन्योर्स है जो आपके आइडियल्स है। मगर ऑन योर जर्नी टू बिकम अ डिजाइनर आप सिर्फ डिजाइनिंग के ऊपर ही ध्यान रहता है आपका, एंटरप्रेन्योरशिप के नहीं ऊपर नहीं मोस्टली रहता। कॉलेज में भी वही मुझे सिखाया सारे जाता कॉलेजेस है। वैसे हैं, सारे कॉलेजेस वैसे हैं। सो गौरव, आप मुझे, जैसे आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं आप, वो कौन सी 5 चीजें आप सजेस्ट करेंगे जो उसको साथ साथ आज की डेट में अपनी रिसर्च में रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग? तो सबसे पहले आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ओके। ये चाहे आप डिजाइनर हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो, क्रिएटिविटी और इनोवेशन करते रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट चेंज होते रहते हैं और आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है एस्थेटिक्स। अब ये जो पूरा बिजनेस है ये एस्थेटिक्स बेस्ड है, क्योंकि इसके अंदर एक इंसान होगा। इट्स नॉट अ कार, इट्स नॉट अ फ्रिज, और इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजिकल थिंग विच पीपल कैरी। थर्ड इज ट्रेंड, कि जरूर हमेशा पता होना चाहिए कि अभी स्पिरिट क्या चल रहा है टाइम का, किस तरह की चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे ऐसी चीज़ बना के उनके सामने देनी है, जिसको हम ना जर्मन वर्ड है ज़ाइगाइस्ट, विच इज़ कॉल्ड स्पिरिट ऑफ टाइम। तो ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। देन ऑफ कोर्स बिजनेस एक्यूमन। क्रिएटिव लोगों के साथ यूजली वो एक सॉफ्ट स्पॉट होता है कि उनको बिजनेस से सोचते हैं कि पूरी अकाउंटिंग आनी चाहिए, नंबर्स आने चाहिए। नहीं आते कोई बात नहीं, पर ये जरूर समझो कि एंड ऑफ द डे मुझे बिजनेस करना है। मैं हॉबी के लिए नहीं आया हूँ, मैं बिजनेस के लिए आया हूँ। तो शायद मुझे जब मैं कोई चीज़ बनाऊंगा तो उसको बेचूंगा कैसे, उसके बारे में भी लर्न करना है। अब उसको लर्न करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मार्केटिंग इधर उधर से भी आप सीख सकते हो। अगर आपका कॉलेज नहीं सिखा रहा है, 10 यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। तो आपका जो बेंट ऑफ माइंड है ना वो बहुत ही बैलेंस्ड होता जाएगा कि एक तरफ आप क्रिएटिविटी को बेटर करते जा रहे हो और दूसरी तरफ से आप उसको बेचना कैसे है उसके बारे में भी जानते जा रहे हो। और जो इन सब का जो कोर सेंटर पॉइंट है दैट इज योर कंज्यूमर। अब अनफॉर्चुनेटली जैसे कोई डिज़ाइन कॉलेज में जाता है तो वहाँ पर ना हर एक सब्जेक्ट बहुत ही फ्रैगमेंट में सिखाया जाता है कि आप पैटर्न मेकिंग किए जा रहे हो, आप ड्रेपिंग किए जा रहे हो। आप इस पूरे चीज़ों को लर्न करने के चक्कर में कंज्यूमर को स्टडी करना भूल जाते हो, और जब आप कंज्यूमर को स्टडी करना भूल जाते हो तो आप ये भी भूल जाते हो कि उसको किस चीज़ का पेन पॉइंट है, एनडीपीज क्या है उसके। हाँ, क्या टिप्स आप देंगे अगर एक बच्चा है जो नॉर्मल रेगुलर चल रहा है, फॉर देम टू बी इनोवेटिव? करेक्ट। सो ये जो इनोवेटिव होने का मतलब ये है कि आप किस तरह का इकोसिस्टम आसपास बनाते हो। ओके। अगर मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे हैंडल्स को फॉलो कर रहा हूँ जहाँ पर लोग हमेशा कुछ तो कुछ इनोवेटिव, कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स बना रहे हैं, राइट। मैं अगर उन्हीं हैंडल्स को फॉलो कर रहा हूँ तो इमीडिएटली मैं उसी डोमेन में आ गया ना, क्योंकि आपकी जो संगति होगी ना, आपकी सोच वैसी होती जाएगी। अब मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमिक्स को, मीम्स को, और जितनी भी चीज़ें टाइम पास करने के लिए होती है, राइट। और फिर एंड में मैं कहता हूँ मैं इनोवेटिव क्यों नहीं हूँ। अरे इनोवेटिव तो तुम होगे जब तुम उस तरह की चीज़ों का एक्सेस होगा तुम्हारे पास। माई डायरेक्शन इज ओनली कि प्लीज क्रिएट अ इकोसिस्टम। इफ योर इकोसिस्टम इज ओनली मीम्स एंड फालतू का जो भी टाइम पास होता है, अच्छा है, उससे अगर तुम रिलैक्स होते हो करो, पर तुम्हें इनोवेशन के नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उन लोगों को देखो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज एस्थेटिक्स। Aesthetics, yeah. So, Palak, when I came to your studio, so now this has a very Parisian aesthetics, right? So that can only happen when you have done your research. So aesthetics सिर्फ research से बड़े होते हैं, और research करने के लिए again we have Pinterest, we have Instagram where you can see the interiors, you can see what colors are going. So the next point I think is consumer. The whole idea of humanity right now and always would be, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पता चल गया है कि जो अगला वाला जो इंसान है आप उसको लिसन कर पा रहे हो, हियर नहीं कर रहे हो, लिसन कर पा रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ पेन पॉइंट दैट दिस पर्सन हैज, लाइक आई एम रियली इंटरेस्टेड इन यू, देन आई वुड पुट सर्टन क्वेश्चन जिससे तुम अपनी जिंदगी के बारे में बताओगे। उससे मुझे पता चलेगा कि वो देयर आर सर्टन थिंग्स जो तुमने बोली भी नहीं पर मुझे पेन पॉइंट्स पता चल गए।
The minute I get to know the pain points, then that designer in me will start ideating कि इस pain point के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. You have to be a human being talking to another human being, Right. not a business owner talking to a consumer. Yeah. जिस दिन ये एन इनोवेटिव माइंड साथ में चले वो कि तो क्या चलेगा। सोल्यूशन हो सकता चलेगा ही। राइट सो हमने समझा कि बच्चे को कॉलेज के टाइम पे साथ साथ इन चीज़ों पे वर्क करते रहना चाहिए Correct. देन आपने बोला कि मार्केटिंग को सीखना चाहिए तो मार्केटिंग को कैसे सीखें बच्चे आजकल की डेट में तो अगर मार्केटिंग करनी है आप ये करो, सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे उस लोगों को फॉलो करो, चैट जीपीटी इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड ऑल्सो ट्राई टू बिकम अ मार्केटर इन द सेंस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी फ्रॉम 2 ऑफ माई स्टूडेंट्स. तो वो दोनों आए मेरे पास और ये 2017 की बात है. वो आए, कहते कि सर मेरे को ना सरोजनी नगर, दिल्ली में एक मार्केट है सरोजनी नगर, वहाँ से ना सामान लेके आना है और मुझे वो बेचना है. तो मैंने कहा कैसे बेचोगे? तो कहते कि इंस्टाग्राम के थ्रू. मैंने कहा इंस्टाग्राम के थ्रू, अच्छा ट्राई कर लो. फिर ये लोग गए सरोजनी नगर, वहाँ से इन्होंने डेनिम के जैकेट्स उठाए और उसको पेंट वेंट किया, रिवेट्स लगाए, सब कुछ करके. और आजकल के बच्चों को पिक्चर बड़ी अच्छी खींचनी आती है, एस्थेटिक तो इन्होंने पॉइंट खूबसूरत पिक्चर्स खींची और नीचे लिखा हुआ ओनली 1 पीस अवेलेबल. तो ये जो 400 रुपए की जो जैकेट्स लेके आए थे 8-8 हजार रुपए में बेची, ये बोल के कि भाई ये सिर्फ एक ही बना हुआ है. इट्स लाइक अ exclusivity. They paid their 2 semester fees, और पर्ल की फीस काफी है, जस्ट बाय सेलिंग दोज क्लोथ्स. कॉलेज में क्या होता है, एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तुम्हें. इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज, वन बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस पीपल, यू कैन ऑलवेज गो. फिर उसके अलावा तुम्हारे पास मशीन्स होती हैं, अगर लैब्स हैं तो लैब्स में तुम चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हो. जिस दिन तुमने छोटी सी चीज़ को बना के बेच लिया, तुम बड़े एंटरप्रेन्योर्स के डोमेन में आ चुके हो. ठीक है, रेवेन्यू कम है ना, मगर तुमको भी बेचना आता है और जेफ बेजोस को भी बेचना आता है, तो तुम इधर आ गए हो. अब अगर तुम्हें ये मजा है तो फिर तुम इस तरह की चीजें और कर सकते हो. तो क्योंकि छोटे छोटे रिवॉर्ड जब मिलते हैं ना, फिर पलक एनकरेजमेंट मिलती है. थिंग्स बिकम देन यू आर ड्रिवन. आज की जनरेशन के साथ जैसे मैं डील करती हूँ, मेरे माइंड में आती है कि हाँ. थोड़ी इम्पेशेंट जनरेशन है. बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम कोई शॉर्ट कोर्स है. तो आपको क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस डिजाइन में और फैशन में करा जा सकता है विदाउट अ 4-year डिग्री? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका सक्सेसफुल बिजनेस होगा या नहीं होगा, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि आप कितने ड्रिवन हो. आप कितने ड्रिवन हो. लाइक मसाबा गुप्ता वेंट टू SNDT कॉलेज, वो इंटरनेशनल कॉलेजेस की सोच रही थी, नहीं हुई, रिजेक्ट हुई, SNDT में गए और बनाया. अनीता डोंगरे SNDT में, बड़े डिजाइन हाउसेस नहीं है, पॉलिटेक्निक है. तो वहाँ से इतने बड़े फैशन एंटरप्रेन्योर्स हमें मिले हैं. तो पहली बात है कि आप कितने ड्रिवन हो. दूसरा, एज यू सेइंग कि इम्पेशेंस है. देखिए, ये जितने भी डिज़ाइन करियर्स है ना, इसके अंदर ना सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. यूजुअली जो डिज़ाइन कॉलेजेस हैं वो ये सारी चीज़ें एक साथ पैक करके देते हैं, राइट. इसलिए वो 4 साल लग जाते हैं. अगर आपको लग रहा है कि मैं सेगमेंट में, फ्रैगमेंट में मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ, तो फिर आपको कहीं से ऑनलाइन कोर्स करोगे, कहीं से प्रैक्टिकल के लिए चीज़ करोगे, कहीं से कुछ करोगे. तो लर्न तो देखो करना पड़ेगा. नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू गो टू द बेस्ट कॉलेज टू डू अ 4-year डिग्री, बट यू शुड नो दैट देर आर कपल ऑफ थिंग्स जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई तुम्हें हायर करने की कोशिश करेगा, और या जब वो चीज़ें समझ आ जाए तब तुम सोचोगे कि ठीक है, अब मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ. तो जो बच्चा राइट आफ्टर कॉलेज एक अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहता है, वो कैसे ब्रांड को बिल्ड करे? उसकी क्या बेसिक पिलर्स ऑफ ब्रांड बिल्डिंग है जो आप सिखाते भी हैं अपनी वर्कशॉप्स में? मैं वो जानना चाहता हूँ. मतलब ब्रांड बिल्डिंग से पहले ना बिजनेस बिल्डिंग होती है. तो जिसका मतलब ये होता है कि हमारा बिजनेस किस लिए है, विच इज कॉल्ड पर्पस ऑफ द बिजनेस. इसी को जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रांड. ठीक है, तो वहां से पूरी कहानी शुरू होती है कि व्हाई देयर इज अ न्यू ब्रांड दैट इज कमिंग इनटू द मार्केट, दैट ऑफ कोर्स would come from your heart, not from your mind कि मैंने बड़ी रिसर्च कर ली, ये चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ मिसिंग है.
जो लोग उससे स्टार्ट करते हैं उनका फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज में ना आप लंबा तब तक कर सकते हो जब तक वो हार्ट से आए. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वाई. उसके बाद आता है यूवीपी, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, कि व्हेन दिस ब्रांड गोज इनटू द मार्केट, मैंने तो सोच लिया है कि ये इस वजह से आ रहा है, पर जब कोई कंज्यूमर उसको इंटरेक्ट करे उसके साथ, तो उसको एक यूनिक वैल्यू क्या दिखाई देगी उसके अंदर. क्या इस ब्रांड में मुझे बहुत ऐसे ऐसे कलर्स दिख रहे हैं जो पहले नहीं दिखते थे दूसरे के पास. कुछ एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए. इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब तक आप इस क्राफ्ट को लर्न नहीं करेंगे तब तक आप यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन देंगे कैसे. क्योंकि आपको अगर इतना सा पता है कि ये इतने से फैब्रिक्स पता है, इतने से बॉडीज पता है, इतने से कलर्स पता है, इनोवेट नहीं तो कर आप उसी के सकते। बीच में ही आप उनको दोगे और वो तो पहले से हुआ पड़ा है. इसलिए आपको थोड़ा सा इस क्राफ्ट को लर्न करो. उसके बाद सोचते हो कि जो भी चीज़ अब स्टार्ट करने वाला, इसकी लॉन्जिटिविटी कितनी है. जब हम ब्रांड बनाते हैं ना, तो दो विजन्स होते हैं, एक होता है माइक्रो विजन और एक होता है मैक्रो विजन. तो माइक्रो विजन होता है कि अभी हमारे धंधे में कैश कैसे आएगा, और जो मैक्रो विजन होता है कि आफ्टर 10 years when people are thinking about our brand, what are they thinking? For example, if गौरव गुप्ता के बारे में जब आप सोचते हो तो आप सोचते हो कि radical evening wear which have abstract forms, ये सोचते हो. मगर वो उनका लॉन्गर विजन है जो मैक्रो विजन है. पर जो माइक्रो विजन ये है कि यार ब्राइडल वेयर भी करना है ताकि पैसे आ जाए जिससे मैं अपना ब्रांड चला सकूं. ठीक है, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, माइक्रो विजन भी और मैक्रो विजन भी. अब दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं उनके पास सिर्फ दो क्वालिटीज हैं. अगर वो दो क्वालिटीज हैं आपके पास तो आप सक्सेसफुल होंगे. अब वो क्वालिटीज है रेलेवेंट एंड रेजोनेंट. रेलेवेंट का मतलब होता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मेरा जो नीश क्लाइंट है उसके लिए एकदम रेलेवेंट है, उसको सोच के बनाया गया, दिस इज डिजाइन. रेजोनेंट है कि मैंने उसको प्रेजेंट ऐसे किया कि वो जो क्लाइंट ने जब उसको देखा, चाहे वो रील के थ्रू या एड के थ्रू, वो उसको इमोशनली उसके अंदर चला गया. इट इज नॉट जस्ट द प्रोडक्ट बट हाउ यू प्रेजेंट इट. ये दो चीजें होती है जब आप किसी क्रिएटिव बिजनेस में होगे, है ना. तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है. ठीक है, सो ब्रांड से पहले बिजनेस, बिजनेस से पहले हु यू आर एंड व्हाट इज योर पर्पस, ये डिफाइन करोगे तब बिजनेस बनेगा और तब जाके ब्रांड बनेगा. तो दिस इज हाउ स्टूडेंट शुड लुक एट दिस. गौरव, एक और इसी पॉइंट पे मैं एक पूछना चाहती हूँ. बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती ऑफ देयर वाई, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे वो क्लियर हो सकते हैं? सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ब्रांड या बिजनेस के वाई के ढूंढ रहे हो, ऑफ कोर्स क्योंकि वो आपके पास नहीं रहेगा ब्रांड, वो तो बेचारा मार्केट में है. तो मार्केट में अगर कोई जगह होगी तब वो पहले जगह तो ढूंढो. वो मार्केट गैप ढूंढो तब जाके वहां पर उसको रखोगे ना. नहीं तो वो किसी के नीचे आया पड़ा होगा. अगर तुम कोई सेम चीज ही कर रहे हो तो वहां पे कोई पहले से था, अब तुमने उसके नीचे उसको रख दिया तो वो दिखाई नहीं देगा लोगों को. आजकल मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिलता, फास्ट मूवर एडवांटेज मिलता है. तो इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ पे चीजें इतनी जल्दी कॉपी हो जाती हैं, वहां पे आप अपने स्टूडेंट्स को या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं डिजाइन के या किसी भी फील्ड के फैशन रिलेटेड, उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, हाउ टू स्टे ऑन टॉप ऑफ योर गेम? क्योंकि मार्केट एंट्री बैरियर बहुत ही लो है फैशन का, कोई भी घुस सकता है उसमें, है ना. सो आई विल मेंशन 3 चीजें जो कि किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड के पास रहेंगी. पहली चीज होती है फिजियोलॉजिकल, कि हाँ भाई वो फिट अच्छा होता है, कपड़ा अच्छा है, ठीक है, सब कुछ. दूसरा होता है सोशल बेनिफिट, कि व्हेन यू गो आउट एंड देन यू सेइंग यू आर वेयरिंग दैट फूल एंड दे से ओ तेरे पास फूल है, ओ यार ये कितना सही है ना, वो मंदिर के फूलों को यूज करके. सो देयर इज अ सोशल बेनिफिट यू आर गेटिंग. थर्ड इज साइकोलॉजिकल, कि इफ यू आर वेयरिंग दैट नाइकी शू यू फील कि तुमने अभी बेस्ट शू पहना हुआ है फॉर रनिंग. ये तो स्टोरी टेलिंग से आएगी ना. तो ये जो सोशल और साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट है, इसकी वजह से लोग पैसे देते हैं. जो फिजियोलॉजिकल है ना, ये तो कोई भी बना सकता है. That can be copied very easily. That can be made by anybody in the world. But unfortunately, लोग सबसे ज्यादा पे करते हैं सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से. इसलिए सब्यसाची के कितने मर्जी लोग कॉपी करते रहे, बट वो उसने जो वो सोशल और साइकोलॉजिकल जो स्टोरी टेलिंग की है, अब उस लहंगे में घुसते वक्त
जो उस ब्राइड को फील होने वाला है, वो उसका चांदनी चौक से सस्ता वर्जन पहन के आएगी कि हाँ तो दिखाने के लिए तो पहन रहे हैं हम, है ना, हम तो दिखाने के लिए पहन रहे हैं दैट। सो ये बड़ा ही जरूरी है कि जितने भी आपके फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स हैं वो समझ ले कि इफ़ योर brand is not able to deliver all these three benefits, the psychological, the social and the physiological, then physiological को तो कोई भी फास्ट मूवर एडवांटेज में ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक और चीज़ हमारी सॉल्व हो जाती है, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हमने कुछ बनाया और कॉपी हो गया और वो डिसहार्टन हो जाते हैं। आई थिंक उसके लिए व्हाट सजेशंस डू यू गिव देम? सो थिक स्किन से भी ज़्यादा आई वुड से कि इस चीज़ के ऊपर शोर मचाओ, अपनी ब्रांडिंग को और बड़ा करो। अगर मुझे लगता है कि मेरे किसी एक एलिमेंट को या किसी अच्छे डिज़ाइनर ने कि उसमें दिखाई दे रहा है वो उसने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मैं तो मार्केटर हूँ, मैं फुल शोर मचाऊंगा, ठीक है। अब उस बड़े डिजाइनर को बेचारे को आके लिखना पड़ेगा कि नहीं भाई हमारी इंस्पिरेशन का पार्ट है, वो भी आपको फेमस करेगा, वो भी फेमस करेगा। लेट मी गेट सम क्रेडिट फ्रॉम द अदर्स। बिल्कुल। डोंट यू थिंक कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? लोग एज इट इज भी कॉपी करते हैं, हमारे सामने ड्यूप्स बिकते हैं, सब कुछ होता है। 2-3 चीजें हैं उसमें। पहला कि ये लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं लीगल बैटल्स में। जो ड्यूप्स वाले हैं ना वो तो हमें पता है इलीगल है। Dupe is a illegal thing because you are using somebody's trademark. So I can't put a Nike का trademark. So कोई भी चीज जब तुम ट्रेडमार्क यूज करते हो किसी का, वो तुम इलीगल काम कर रहे हो। अब तुम इतनी छोटी जगह पर हो, तुम लुधियाना के किसी छोटे से जगह पर बेच रहे हो, वहां तक उनकी नजर नहीं पड़ी। अगर उनकी नजर जहां भी पड़ी है, ये millions of dollars they are just getting from all these dupe makers. Okay, so they are taking legal Oh action. yes, absolutely. अरे उनकी बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनका काम ही है चलो निकलो पैसे लेके आओ। Okay. वो तो हो रहा है जब, क्योंकि तुम ट्रेडमार्क ले रहे हो, उसके अंदर there is no सुनवाई। Okay. सुनवाई नहीं है, वो इलीगल ही है। दूसरा ये है जब तुमने कोई आर्टवर्क ऐसा बनाया है which is originally yours. For example, you have make a monkey which is sitting on a elephant, and that elephant is holding a parrot on its कान। ये तीनों चीज मिला के कोई भी अगर यूज करेगा तो इसका ऑटोमेटिक आईपीआर तुम्हारे पास है, तुम्हें जाके रजिस्टर नहीं करना है इसमें। Okay. ये आर्टवर्क तुम्हारा ही है, ये नेचुरली तुमको मिल गया। कोई भी दुनिया में इसको यूज करता है तो उसने जितना भी रेवेन्यू कमाया है वो पूरा कोड तुमको दिलवा देगी। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक आईपीआर दैट ऑल द आर्टिस्ट गेट। Okay. इसमें आपको कहीं लीगली कहीं नहीं जाने की जरूरत, तुमने एक चीज बना दी वो तुम्हारा है। लोग आर्टिस्ट से इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर बोलते हैं हाँ भाई पिकासो वाला कलेक्शन है, भाई बिग डिजाइनर पिकासो का कलेक्शन है। अगर आपने जो लोग पिकासो की उन पेंटिंग्स के जो कॉपीराइट है दैट वुड बी विद सम म्यूजियम, अगर उन म्यूजियम ने देख लिया तो आपने 100 करोड़ रुपए का धंधा किया, वो पूरा आपको उनको देना पड़ेगा। So कितना कुछ एक बिजनेस पर्सन को समझना पड़ता है हर तरीके से, नहीं तो एक झटका और आपका सब कुछ गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो गौरव, सपोज एक बुटीक है जो महीने का 10,000 रुपये एक लेडी है वो कमा रही है एंड वो चाहती है कि वो 5 लाख रुपए महीना कमाए। सो बुटीक से ब्रांड में कन्वर्ट करना, इज इट पॉसिबल फॉर समबडी हु इज नॉट डन एनी डिग्री प्रोबेबली? ओ एब्सोल्युटली, सुपर पॉसिबल। सी, पहली बात समझो बुटीक मेंटालिटी वर्सेस ब्रांड मेंटालिटी। बुटीक मेंटालिटी ये होती है कि कस्टमर सेंट्रिक होता है वो, कि तुम्हारे पास कोई आया, उसने ऑर्डर दिया, तुमने ऑर्डर लिया और बनाया, ठीक है। तुम्हारा पूरा बुटीक कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सीजन आया तो एकदम हो गया, इतना टेंशन हो गया, सीजन नहीं आया। और जो ब्रांड्स एक स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं, वो लोग पहले से वो एक तो कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो लोग माल बनाते हैं और उस माल को मार्केट करके बहुत लोगों को दिखाते हैं। तो इससे क्या हो गया कि तुम्हारी पूरी जब बुटीक है ना, तो तुम्हारे पूरे बिजनेस की एनर्जी उस क्लाइंट के हाथ में है। एक क्लाइंट के हाथ में या 10 क्लाइंट के हाथ में, वो अच्छे मूड में आया बुरे मूड में आया, उसी के क्लाइंट के हाथ में है। अगर इतना मेंटालिटी समझ आ जाए कि यू हैव टू
go away from customer centric approach टू मार्केट से to a market centric approach कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ और क्या होगा, तुम्हारे तो इसमें 3,000 रुपए लगे ना, इसका तुमने शूट करके 10,000 रुपए की इस पे मार्केटिंग डाल के 13,000 रुपए का तुमने ही कर दिया। मान लो कोई ऑर्डर नहीं आया, 13,000 रुपए गए ना, मान लो 5 ऑर्डर आ गए तो 6,000 रुपए इंटू 5 30,000 रुपए मिल गए इसी के, जिसके तुम्हें 6 मिलने थे। सो सेकंड पॉइंट होता है कि यू यूजली क्रिएट अ कैलेंडर फॉर द ईयर। जब तुम्हें या प्रोडक्ट बना के रखना या रेंज बना के रखना, वॉट एवर साउंड बेटर, तो आपको एक कैलेंडर बनाना होता है साल का, क्यों फिर उस आपको पता होता है कि फेस्टिवल्स कब आ रहे हैं, है ना, फिर आपको पता होता है कि लो पीरियड कब होता है, क्योंकि जून जुलाई में कौन ही खरीदता है ना, नवंबर दिसंबर में फिर कम हो जाता है। So the second thing is having a yearly calendar. Yeah. What else do you think helps them become a brand from boutique? अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स। ये कहाँ से देखे ट्रेंड? Is there a look book that they can follow या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करके ट्रेंड्स का पता चलता है? ट्रेंड्स की शुरुआत होती है तुम्हारे खुद के ब्रांड के एस्थेटिक्स के साथ, क्योंकि ट्रेंड तो कोई भी आ सकता है, पर क्या वो तुम्हारे ब्रांड में आएगा कि नहीं वो नहीं पता। तो सबसे पहले अपने ब्रांड के एस्थेटिक्स पता होने चाहिए कि ओके दिस इज हु वी आर। ट्रेंडिंग मीन्स एनी इनोवेशन विच इज लाइक्ड बाय मासेस और डिजायर्ड बाय मासेस। अब मासेस की डिजायर कहाँ से बनती है? जब वो लोग किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जो बहुत पावरफुल हो, चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, क्योंकि वो डीप इनसाइड वो चाहते हैं कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती। तो आप ट्रेंड्स के लिए सेलिब्रिटीज को देखो। कैटवॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, जितने सेलिब्रिटीज होते हैं वो लोग नई चीजें पहनना चाहते हैं, तो वो किसके पास जाएंगे? कैटवॉक के पास, जो यंग जो डिजाइनर्स दिखा रहे हैं। तो जो रैंप वॉक्स है, तो जितने पॉपुलर डिजाइनर्स हैं उन्होंने क्या दिखाया, उनको आपको जाके चेक करना पड़ेगा और उसमें से वो चीजें उठानी है जो आपके ब्रांड के साथ जा रही है। ठीक है, तो ये 2 जगह से ही अगर आप रीड करना शुरू कर दोगे देन आई थिंक दैट इज गुड इनफ। इसके ऊपर का एक लेवल भी मैं जस्ट फॉर द अवेयरनेस बच्चों को बताना चाहती हूँ। जैसे होता है कि इस ईयर मनीष मल्होत्रा और जितने भी डिजाइनर्स हैं वो सब सिमिलर एक सॉन्ग गाते हैं। जैसे अगर फेदर्स चलता है तो सब फेदर्स लेते हैं। कि ये सब फैशन फोरकास्ट कैसे करते हैं कि सभी इस साल फेदर्स बना रहे हैं? 2 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है मैक्रो ट्रेंड, एक होता है माइक्रो ट्रेंड। तो जितने जो टॉप ऑफ द नॉच डिजाइनर्स हैं वो लोग इन मैक्रो ट्रेंड को स्टडी करते हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है ऐसा जिसकी वजह से हमें इस तरह के कमेंट देने हैं। तो अब अगर एक मैक्रो ट्रेंड चल रहा है कि यू डोंट नीड टू लुक सीरियस टू डिलीवर समथिंग सीरियस, ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि बड़े बड़े सीईओस बहुत ही नॉर्मली पॉडकास्ट पे आ रहे हैं बात करने के लिए, यू डोंट सी देम वेयरिंग लॉट ऑफ स्टफ। तो जो बड़े ब्रांड्स हैं वो फिर सोचेंगे कि अब मेरा जो कलेक्शन होगा वो कैजुअल शीक होना चाहिए, जैसे एथलीजर आया है ना, तो वो फिर उस तरह से काम करेंगे क्योंकि वो मूवमेंट देख रहे हैं मैक्रो ट्रेंड की बड़ी चीज क्या हो रही है। तो इन्होंने कर लिया, अब ये जो चीजें बनाएंगे, हम तो उतने बड़े है नहीं, तो हम इन्हीं को देख ले क्योंकि ये स्टडी करने के बाद ये चीज बना रहे हैं। सो आई वांट टू नो कि अगर किसी ने देखा कि ये ट्रेंड चल रहा है, पता चला उसको, अब वो बनाने जाएंगे, सोर्सिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहनाएंगे मॉडल्स को, मार्केटिंग करेंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ अ मंथ एंड अ हाफ, 2 months। उतनी देर में वो फैशन जाने को हो गया, तो इससे कैसे डील कर सकते हैं? वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कि तुम्हारा क्लाइंट कौन है। क्या अब जो क्लाइंट ना 5 लेवल के क्लाइंट्स होते हैं। ओके, ये एक ग्राफ में समझ आता है। सबसे पहला होता है इनोवेटर्स, ये वो लोग हैं जिनको नई नई चीजें चाहिए। ये करण जौहर, नई नई चीजें चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग इस वजह से है। रणवीर सिंह, राइट, ठीक है, वो जब तक वो ट्रेंड बनने का वेट नहीं करेगा, वो खुद बना देगा, वो खुद ही बना देंगे। राइट। फिर आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। ये अर्ली अडॉप्टर्स वो होते हैं जो कि नया पहनना चाहते हैं पर वो इतना रिस्क नहीं लेंगे। अब ये अर्ली अडॉप्टर्स जो है, ये श्रद्धा कपूर, इनको देखकर अर्ली मेजॉरिटी आएगी। ये वो लोग हैं जो शुरुआत में इनको कोई नया ट्रेंड नहीं समझ आता, धीरे धीरे इधर उधर देखते हैं एंड देन दे स्टार्ट अप्लाई। और फिर आता है लेट मेजॉरिटी। ये लोग वो होते हैं कि इनका भी रिस्क थोड़ा सा कम होता है, फिर धीरे धीरे यहाँ आता है। बाद में लगार्ड्स होते हैं, वो तब जाके डिक्लाइन शुरू हो जाता है वो।
तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो ब्रांड है क्या वो इनोवेटर्स को केटर कर रहा है, तब तो भाई आपको बहुत जल्दी फैशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे ज़ारा या बूहू, इन लोगों की पूरी सप्लाई चेन इस तरह से बनी हुई है कि अगर उनको शाम को इनके मैनेजर का भी कॉल आ गया ना कि आज मैंने स्टोर में 3 लोगों को आते हुए देखा जिन्होंने सबने मिलिट्री जैकेट्स पहनी हुई थी, 3 दिन में मिलिट्री जैकेट्स उन्होंने बना के भेज देनी है। उनकी सप्लाई चेन वैसे बनी हुई है, बट यू डोंट हैव टू बिकम दैट। मगर जो पैसे बना रहे हैं वो ये फास्ट फैशन वाले बना ही नहीं रहे, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारी अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी में है ना। यहाँ तक इंफॉर्मेशन आते आते इनका डिजायर बनते बनते आपको 1-1.5 महीना मिल जाता है। इसके बाद हम विजिबिलिटी पे आते हैं जी। कि जैसे कलेक्शन बन गई, कौन से ऐसे फैशन वीक्स हैं, कौन से ऐसे जगहें हैं जहाँ पे इंटरनेट के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा वो जाके शोकेस कर सकते हैं, जिसमें एक प्रोबेबली नॉन डिग्री होल्डर को भी अलाउ कर देते हैं वो आना। कौन से ऐसे फैशन वीक्स हैं? देखो, जो इंटरनेशनल फैशन, जैसे इंडियन फैशन जो वीक्स है ना, चाहे वो लैक्मे का हो चाहे वो FDCI का हो, इन फैशन वीक्स में सबसे पहले आपको ये जो काउंसिल्स बनी हुई है उसमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। कोई भी कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, उसमें कॉलेज भी दिया हुआ है उन्होंने, तो कॉलेज यूजुअली जरूरी होता है। कौन से कॉलेजेस है वो भी आई वांट टू नो। सी, आई थिंक any design college from Pearl Academy, NIFT, IIED, Symbiosis, then Presidency College हो सकता है, then ये चित्कारा सब ने उनके यूनिवर्सिटी। साथ टाई अप करा होता है इसलिए नहीं उनके नहीं नाम नहीं होते हैं? नहीं, वो सिर्फ देखो, जब आप ये जो डिजाइन फेडरेशन है इसका मेंबर बनने आप जा रहे हो, आपकी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर कॉलेज से भी ज्यादा ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो बिजनेस है वो 2 साल से चल रहा है। न्यू डिजाइनर्स नहीं जा सकते? वो न्यू डिजाइनर्स को ये उनको दिक्कत होती है कि यार तुमको मैं शो तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्टॉल दे दूंगा। ओके। अब स्टॉल में बायर आया, उसने तुम्हें दे दी ऑर्डर आगे ज्यादा, तुम बना पाओगे कि नहीं? फिर उनका भी नाम खराब होता है इस तो इसलिए तो फिर वो बायर बड़े गुस्से में, फिर वो कहते मुझे इंडिया जाना ही नहीं है। तो अब वो सुनील सेठी जी अपने पर्सनल उसे कॉल कर करके लोगों को बुलाया है, 5 स्टार होटल में ठहरवाया है बायर्स को। वो आए हैं और उनको लग रहा है पलक, आई रियली लाइक दीज, क्या नई तरीके से चीजें बनाई है, राइट माई ऑर्डर्स। और हम तो फिर इंडियंस हैं, हम तो कहेंगे हाँ जी हो जाएगा, फिर होता नहीं है। तो उनको कितना नुकसान हुआ ना, अपनी रिटेल जो प्लानिंग उन्होंने की हुई थी उसमें इंडिया से सामान ही नहीं आया। So they would ask you to at least you have done 2 years of work. Okay. अब इन 2 साल में अगर तुम अच्छे से क्राफ्ट को जानती हो, मार्केटिंग को जानती हो, तुम हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, तुम मज़ा में भी बिक रही हो, तुम पर्णिया पे भी बिक रही हो, तो देन FDCI विल बी लाइक अरे यार बंदा काम कर रहा है, Okay. कॉलेज नहीं है तो क्या हो गया? Okay. ठीक है, तब वो लोग आपको कंपनसेट कर देंगे Okay. इस कॉलेज की चीज को। ओके। अगर एक बिल्कुल न्यू पर्सन है जिसने आज सोचा मैं डिजाइन में डिग्री नहीं है और पैसे हैं लेकिन, तो ऐसी कुछ फैशन वीक्स हैं जहाँ पे पैसे दे के भी दे कैन स्टिल शोकेस अगर कलेक्शन बहुत अच्छी है? कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ओके। जो कि इस तरह के शोज करवा दे रही हैं, ठीक है? तो मिस लीवा दीवा फैशन वीक ये सब? एग्जैक्टली। तो ये इसके अंदर इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ कॉलेज, यू हैव मनी, यू कैन टॉक टू दीज गाइज, दे वुड डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ये पूरे स्टैब्लिश्ड नहीं है फैशन वीक्स, बट मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों को मेरा फैशन वीक देखना ही नहीं है। लोगों को देखनी है वो पिक्चर्स ऑन माय इंस्टाग्राम, ऑन द रैम, और वो चलती हुई मॉडल्स और वो सारे, वो मेरी मार्केटिंग का वो मार्केटिंग का पार्ट है। तो कितना पैसा लगता है एक फैशन वीक में रजिस्टर करने के लिए? देखो, मैं आपको लैक्मे और FDCI का बता सकता हूँ। Okay. तो अगर FDCI में इफ यू वांट टू पार्टिसिपेशन 2 लेवल पे होता है। एक होता है स्टॉल, जो तुम्हें स्टॉल मिलेगा। Okay. अब अगर वो 3x3 का एक स्टॉल है, सो यू हैव टू पे 2.5 लाख रुपीस टू FDCI फॉर 1 डे? नो, फॉर 4 days, थ्रू आउट फैशन वीक, ठीक है? स्टॉल के 2.5 लाख हो गए। ठीक है। शो होते 3 लेवल पे। Okay. एक होता है ट्रायो शो, 3 डिजाइनर्स चलते हैं। ओके। एक होता है डुओ शो, 2 डिजाइनर्स, और एक होता है सोलो शो। ओके। तो ऑब्वियसली जो यंग डिजाइनर्स हैं वो सोलो शो, चाहे वो 5 लाख रुपए का सोलो शो होता भी हो,
तो तुम कर तो लोगे पर देखने कौन आएगा, इसलिए उनको ट्रायो शो देते हैं। तो उस चक्कर में क्या आता है, वो तीनों के कपड़े जो है वो थोड़े मीडिया को भी दिख जाते हैं, है ना, और थोड़े बायर्स को भी दिख जाते हैं। और फिर उसके बाद डुओ शो होता है, वो दैट अगेन इफ इट्स 5 लाख तो 2.5 लाख रुपए में। ओके। सोलो शो है तो 5 लाख रुपए में। अब सोलो शो का ये सीन है कि सोलो शो करते हैं बड़े डिजाइनर, वो पैसे नहीं देते नहीं है पैसे। वो क्यों देंगे पैसे भाई, उसकी वजह से तो वो पूरा फैशन वीक हिट हो रहा है। दे विल से कि हाँ वी विल शोकेस आवर स्टफ बट वी आर नॉट गोइंग टू पे। ओके, ठीक है। सो लॉट ऑफ डिजाइनर्स दे सो इट्स अ बार्टर कि आपको पब्लिसिटी मिल रही है, मेरे डिजाइन शो हो रहे हैं, सो इट्स अ बार्टर। फिर ऐसा भी होता है स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं। एफडीसीआई कहते हैं यार देख मैं ही तुम्हें स्पॉन्सर भी दिलवा देता हूँ। So most of the time these big designers they because they do grand shows, उनके shows भी ऐसे normal नहीं होते। People are waiting कि राहुल मिश्रा का शो होने वाला है ना, तो उस राहुल मिश्रा के शो की वजह से वो एफडीसीआई का शो की एक Value रेपुटेशन है, हाँ yeah. बड़ी है ना। तो खैर वो बात की बात है, मेन बात है यंगर डिजाइनर्स के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि वहां पे स्टॉल लेके अंदर जाके बैठ गए हो कि हाय कोई बाहर नहीं आया, then you are not doing justice to your business. You are going there to see what others are doing. You have to keep on roaming around. Of course you will come back and you will say कि यार जितने पैसे दिए उतने तो बाहर आए नहीं, वो सब बोलोगे। But then these opportunities you need to know कि मैं इसको कैसे encash करूं। किस तरह के बायर्स बुलाता है एफडीसीआई या लैक्मे? अच्छा, बायर्स का मतलब समझो कि कोई भी डिजाइनर दो तरीके से अपना सामान बेचता है। एक होता है D2C डायरेक्ट टू कस्टमर, और एक होता है B2B बिजनेस टू बिजनेस। तो जहां पे B2B होता है वहां पे वो होलसेलर बन गया। उस 4 दिन में अलग अलग बायर्स आएंगे हु आर representative from these multi designer stores. Okay. Not the owners, उनके मर्चेंडाइजर बोल सकते हो। Okay. फिर वो आके देख के उनको ऑर्डर देके 4 दिन के बाद उनके पास समझ आ गया कि 101 पे कितने पीसेस बनाने, 102 पे कितने बनाने। तो इंडिविजुअल बाइंग वहां से नहीं हो सकती, D2C नहीं हो सकता। लास्ट 2 साल से इन्होंने क्या किया, लास्ट दिन को फैशन वीक के लास्ट दिन को D2C बना दिया। Okay. कि people can sell their stuff on sale because lot of designers had dead stock, है ना। अब वो dead stock पढ़ने से भी नहीं बिक रहा है, कहीं और से नहीं बिक रहा है, तो उन्होंने कहा तुम जब आ ही रहे हो तो हम आपके लिए एक एग्जीबिशन एरिया बना देते हैं। Very good idea, I think. Where you can go and you can buy and then you are getting things at 60% off and you can negotiate also. बातें तो बहुत सारी है, Correct. हम सारा दिन बैठ सकते हैं और कुछ ना कुछ नॉलेज निकल के आएगी। हाँ. हम पूछेंगे ऑडियंस से अगर उनको पार्ट 2 इसका चाहिए तो हम उसमें कर लेंगे क्योंकि काफी हमने डिस्कस कर लिया। एक जाते जाते फैशन शो के रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि आजकल 3D फैशन शोज चल रहे हैं, मेटावर्स आ गया है, तो इज इट ट्रू कि आने वाले टाइम में ये फैशन शोज और ये सब बंद हो जाएंगे? नहीं, देखो बंद नहीं होंगे, इसके साथ वो वाले ब्रांड्स भी आ जाएंगे जो AI के ऊपर ज्यादा वर्क कर रहे होंगे। बट व्हेन सम डिजाइनर्स देयर विजन इज इनटू हेरिटेज, इनटू क्राफ्ट, इनटू सस्टेनेबिलिटी, More इनटू ऑल realistic. तो वो फिर वो ये वाला मोड लेंगे। कुछ डिजाइनर्स होंगे जो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, जिनको टेक्निकल गारमेंट्स पसंद है, तो देन देयर वुड बी अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर देम वेयर दे कैन डू ऑल दिस। और फर्क भी बहुत कम रह गया गौरव। बिल्कुल अगर मैं कम देखती हूँ ना तो 1-2 पिक्चर्स में दे वर टेलिंग कि दिस इज एन AI मॉडल, आई कुड नॉट मेक इट आउट। आने वाले टाइम में मुझे लगता है इट्स गोना ऑल ओवरलैप। हाँ बिल्कुल। तो क्या हो रहा है, आपके जो बजट्स है ना, अभी आप एक मॉडल को हायर करते थे, एक स्टूडियो को हायर करते थे, अभी वही बजट एक सॉफ्टवेयर वाले को हायर करना है, एक एक्सपर्ट को ढूंढना है जो वो काम करके दे सके। तो बजटिंग तो मार्केटिंग की और एडवर्टीजमेंट की ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाली है। इज जस्ट दैट देयर वुड बी अ न्यू मोडालिटी दैट इज गोइंग टू गेट एडेड। सो गौरव, पर्ल की जैसे हम बात करते हैं, पर्ल के साथ एसोसिएटेड है, पर्ल कैसे आपको लगता है डिफरेंट है या सब सेम ही होते हैं? नहीं सर, सब सेम नहीं होते। क्योंकि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो देर आर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी डिफरेंट इन पर्ल। सबसे पहली चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फैकल्टीज। इफ़ यू कम टू पर्ल अकेडमी तो आपको 30%
थ्योरी वाले फैकल्टीज मिलेंगे और 70% वो लोग मिलेंगे जो काम कर चुके हैं। और तीसरा जो पर्ल एकेडमी काफी मेहनत करता है दैट इज इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो करिकुलम के अंदर ही बिल्ड होता है दैट एवरी ईयर सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल इनपुट आवर स्टूडेंट्स गेट। अगर किसी स्टूडेंट के मन में है कि भाई मुझे इंटरनेशनल इनपुट भी देखना है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंडिया में रह गया, तो उससे पर्ल एकेडमी I'll definitely recommend। एंड चौथा, जैसे आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे बड़े बड़े फेडरेशंस हैं जिसके साथ पर्ल का कोलैबोरेशन है। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट इनपुट्स आते रहते हैं वहां से। ओके। तो कोई ना कोई डिजाइनर आके कोई मास्टर क्लास लेगा, क्योंकि FDCI ने कहा है कि यू हैव टू टेक दोज मास्टर क्लासेस। सो लास्ट तो मैं यही कहूँगा कि वो इतना पुराना हो चुका है अभी पर्ल कि हमारे एलुमनाइज आपको पूरे इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री में दिखेंगे, विच इज़ अ मेजर थिंग जब प्लेसमेंट की बात आती है। नेटवर्किंग बहुत ईजी हो जाता है ना हमारे पर्ल को अपने एलुमनाइज को, जो बड़े बड़े अब ब्रांड चला रहे हैं या जर्नल मैनेजर है, सो टू कॉल एंड कनेक्शंस इज वेरी इजी, राइट। सो बहुत मजा आया, बहुत कुछ और है सीखने को, प्रॉब्ली विल डू पार्ट 2, बट मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें एक लर्निंग थी एंड आई एम श्योर बच्चों के लिए एक होलसम आइडिया उनको हुआ कि कैसे वो शुरू कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे और कैसे ओवरकम करना है, कहाँ ये इंडस्ट्री जा रही है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और क्या क्या रह गया हम जो नहीं डिस्कस कर पाए, जिसके लिए वील ब्रिंग गौरव अगेन, या फिर और एक्सपर्ट्स को हम बुलाते रहे। क्या टॉपिक्स है जो आपको, आपके पेन पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, वील ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट टू यू। एंड अगर आपको कोई भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी इस तरह का प्लान करें, कोई भी डाउट है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप फ्री कंसल्टेशन कॉल कर सकते हैं। आवर टीम विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल सी यू इन द कमेंट सेक्शन। बाय। अगर आप अभी तक ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप डिज़ाइन फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपको मिलते रहें। ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिज़ाइन कॉलेज जैसे कि NID, NIFT या SSIFS या किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए, सो यू कैन ज्वाइन द डिज़ाइन लैडर वेयर आई विल पर्सनली मेंटोर यू एंड हेल्प यू गेट इनटू योर ड्रीम डिज़ाइन कॉलेज। कॉन्टैक्ट करने के लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप कभी भी एक फ्री कंसल्टेशन कॉल हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एवरी फ्राइडे, तब तक के लिए बाय बाय।